नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर सीरीज चल रहा है। ओके, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके साथी जो भी पढ़ाई कर रहे हो अगर उन तक ये वीडियो लेक्चर नहीं पहुंचा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके पहले जो भी 2-3 वीडियो आ चुके हैं उनको आप देख सकते हैं क्योंकि डेली करंट अफेयर का है। और हाँ, मैं ये साथ ही साथ जो सारे लेक्चर्स हैं मैं इसको वीकली एक साथ मर्ज करके अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आप एक बार पूरा देख लेंगे संडे के दिन, तो इसका एक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बिना देरी किए आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब री इमेजिंग एग्रीकल्चर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। री इमेजिंग एग्रीकल्चर मेनली होता क्या, ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्या होते हैं मैं आपको ये बता दूं पहले। ऐसे टेक्नोलॉजीज जिसका एक पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल है या फिर अभी भी वो आपके पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फ्रंटियर मतलब जो सीमांत, हिंदी में कहते हैं सीमांत, सबसे एक एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इनसे बेहतर इसमें कुछ है ही नहीं, समझिए। इससे बेहतर इस समय कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी क्या, इसका कोई अभी सेकंड कोई प्रोडक्ट नहीं है इसका। मतलब सबसे बेस्ट जो इसमें हो सकते हैं टेक्नोलॉजीज में वो है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बता दूं, जैसे आईओटीज हो गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, ठीक है। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आप कोई भी इंटरनेशनल कोई भी सॉरी डिजिटली कोई भी स्टोरेज कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, रोबोटिक्स, ठीक है। इन सब का को एआई, ओके, इन सब का कोई अभी वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है सबसे एंड में जो इस समय टेक्नोलॉजी हब है। अब मेनली नीति आयोग का जो ये रिपोर्ट है कहना क्या चाहता है, सॉरी ये पूरा रफ हो गया, ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इतना तो आप समझ ही होंगे इसके पहले क्या था, री इमेजिंग, ठीक है जी। तो नीति आयोग का जो ये रिपोर्ट था मेनली किस लिए था कि ये बता रहा था कैसे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से, ठीक है, उससे संबंधित ये रिपोर्ट आया था। इसमें कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर को आप मॉडर्नाइज तो कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल क्यों नहीं सही से अभी हो पा रहा है, क्यों, उसके कुछ कारण बताया, ठीक है। जैसे कि चैलेंजेस कह सकते हैं ना, चैलेंजेस लिखते ना आप, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे डेटा चैलेंजेस में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो साइलोड मतलब साइलोड डेटा, इसका क्या मतलब है, जो भी कंपनियां हैं, मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई डेटा जनरेट कर रहा है तो खुद तक रख रही हैं, किसी और को नहीं दे रही हैं, उसी का अपना इस्तेमाल कर रही हैं। तो एक इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक कोई मिल बांट के कोई अप्रोच नहीं दिख रहा है। उनके पास अपना ही सब कुछ है, लिमिटेड अप्रोच है, ठीक है, एक लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, जैसे लिमिटेड डिजिटल डिवाइड नहीं कहते हैं उसको, डिजिटल डिवाइड, मतलब कि जो शहर पे लोग हैं उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, नेटवर्क प्रॉब्लम सही है, सही नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो गांव के एरिया में उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है, डिजिटल डिवाइड है, ओके। और भी कई फ्रेगमेंटेशन है, जैसे क्या फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, जैसे इंडस्ट्रियल एकेडमिया गैप है ना, आप सुनते होंगे। कैसे एकेडमी में पढ़ाया कुछ और जा रहा है, आज के जो स्कूलों में जो डिमांड है कुछ और है, सॉरी, स्कूलों में पढ़ाया कुछ और जा रहा है, इंडस्ट्री में उसका डिमांड कुछ और है। तो जो पढ़ाई कर रहा है क्या वो यूजफुल है, फ्रूटफुल है, नहीं है, ठीक है। तो फ्रूटफुल नहीं है कोई चीज़ तो एग्रीकल्चर में आगे चल के उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो आप। एग्रीकल्चर में क्या जो जो एग्रीकल्चर में डिमांड है क्या वो जो आपका इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज हैं, जो भी R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, क्या वो ऐसा प्रोडक्ट दे पा रही हैं। तो ये सब इशूज आते हैं, ओके। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे भी हैं, जैसे फ़ायदे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में किस तरीके से ये सीड टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, ऐसे सीड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो कि मेनली क्या होता है कि वो और से भी नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती हैं, ओके, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में यूज हो जाते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में हेल्प करती है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, वर्टिकल फार्मिंग
आप जैसे बाहर खेती होती है ना, नॉर्मली आप उसी को एक जगह, एक घर, एक कोई बड़ा सा बना लीजिए, अलमारी टाइप का आप देखते होंगे, वैसे हो गया, यहाँ पे खेती कर रहे हो, ठीक है, मेनली यहीं पे आप उसको एक आर्ट क्या कहते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल टाइप का एक इन्वायरमेंट देखो वहाँ पे, जैसे गमले में कोई चीज़ उगा रहे हो आप, ठीक है, तो उसको वर्टिकल फार्मिंग की आप कैटेगरी में आप डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, किस में आती हैं, कि सब किसके तहत आती हैं, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ का। नीति आयोग को जो विजन डॉक्यूमेंट आया, अब आते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे। जो विजन डॉक्यूमेंट आया वो इसी पे बात कर रहा है, ठीक है। जो आयो जैसे ड्रोन्स, ठीक है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, बायो इनोवेशन, ठीक है, आने वाले समय कैसे बायो का इनोवेशन कैसे किस हिसाब से हो सके, जिसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कुछ कुछ नए नए नीति आयोग को नए स्कीम्स आए, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डैम, ठीक है, ये आया है। और ये जो एग्रीकल्चर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है, ठीक है, इस बार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है। हाँ, एक बता दूँ आपको, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है। ये 3 पिलर्ड बेस है, ठीक है, 3 पिलर्ड बेस है। मेनली क्या है, जैसे कि कैसे एंकर, इसको कैसे बढ़ाना है, पहले एनहेंस करना है। क्या क्या एनहेंस करेंगे सर आप, एनहेंस करेंगे फाउंडेशनल सिस्टम को, ओके, आपके अब जो फाउंडेशनल सिस्टम्स हैं उनको एनहेंस करेंगे, री इमेजिन करेंगे। सर क्या करेंगे, एग्री इनोवेशन को, मतलब क्या जो इनोवेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड इनोवेशन हो रहा है, क्या वो आज के आपके एग्रीकल्चरल डिमांड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है, फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसको हम री इमेजिन करेंगे। और तो सर साथ ही साथ इसके साथ कन्वर्ज करेंगे। क्या कन्वर्ज करेंगे सर, जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलिसी मेकिंग है, जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसिंग है, ठीक है, मतलब कि आप ये पढ़ाया जा रहा है, ये काम कुछ भी करो, फैसला ये मीट करे या मैच करे एग्रीकल्चरल डिमांड को, ठीक है। तो ये 3 पीरियड, एनहेंस, रीइमेजिन एंड कन्वर्ज, ठीक है, इसको मैं साफ साफ लिख ले रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। एनहेंस, रीइमेजिन एंड कन्वर्ज, ठीक है, ये अपने तरीके से मतलब कि जो एग्रीकल्चर का वो हो सकता है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। और एक चीज़ और है, फार्मर आर्किटाइप्स, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा, फार्मर आर्किटाइप्स, आर्किटेक्ट सुना है ना, आर्किटेक्चर्स, ठीक है, वही आर्किटाइप्स उसी टाइप के हैं। ये किसानों को 3 डिवीजन में बांटते हैं, जैसे क्या, पहला क्या डिवीजन है, किसानों का एस्पायरिंग, कुछ एस्पायरिंग फार्मर्स हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 70 से 80% अकाउंट करते हैं, जो कभी गरीब तबके के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशनल फार्मर्स हैं, ट्रांजिशनिंग 15 से 20%, जो थोड़ी सुविधाकारी हो चुके हैं, जिनके पास थोड़ी सुविधाएं आ चुकी हैं। चौथे नंबर पे एडवांस्ड, ठीक है, अब ये लगभग 1 से 2% ये होते हैं, जो काफ़ी, जो गरीब, जो काफ़ी अमीर किसान आते हैं, ओके। अब जो ये डिजिटल, ये फार्मर आर्किटाइप्स के तहत जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 है, इसके साथ क्या होगा, कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजीज अपनाई जाएगी। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जिस ग्रुप को जो डिमांड हो उसको फुलफिल किया जाएगा, कस्टमाइजेशन के साथ काम किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप पिज्ज़ा मंगाते हो ना, कस्टमाइज करते नहीं हो, क्या करते हो, पहले चीज़ बस मंगा दो, रेगुलर मंगा दो, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दो पनीर की, ठीक है, ये सब ना कस्टमाइज करते हैं आप कोई भी चीज़, तो वही कस्टमाइजेशन करना है, जिस ग्रुप को जैसा डिमांड होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, ओके। कुछ आपकी स्कीम्स बता दें, जैसे कि भारत सरकार ने लाया है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन के लिए अभी तक। तो एक तो इस इम्पोर्टेंट स्कीम्स की बात करते, इनिशिएटिव्स की बात करता हूँ, इनिशिएटिव्स टेकन सो फॉर, अभी तक जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत से लिए गए हैं वो तो नहीं कह सकता। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 से 25 चलाया गया था,
अब तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर ये जो बता रहा हूँ मैं, ये 2.0 है, ठीक है। एग्रीकल्चर मिशन लाया गया था। इसके तहत फार्मर्स के सभी डेटा बेस जो हैं उसको डिजिटलाइज करो, ओके। और कैसे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटलाइज करो ताकि किसानों को अपने ज़मीन की उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, लैंड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आया था। फिर दूसरा आप लिख सकते हो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके तहत क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस के लिए कहा गया है, ठीक है। मतलब इसके तहत करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रैक्टिसेस जो पर्यावरण को सपोर्ट करे। अगर ये मेरी जो स्पीड अगर धीमी लग रही है तो आप इसको 1.5 या 2.0 की स्पीड में यूट्यूब पे आप कर सकते हो, ओके। तो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट जो कि आपके पर्यावरण को जो सपोर्ट करे, ओके। एक उसके बाद क्या आता है किसान ड्रोन, ठीक है, ड्रोन उड़ाते हो, ड्रोन स्कीम, ठीक है। इसके साथ क्या होगा प्रिसीजन फार्मिंग की बात की गई। प्रिसीजन फार्मिंग का क्या मतलब है सर? प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये है कि आप ड्रोन के तहत मैपिंग कर रहे हो अपने जो आपका, मान लीजिए ड्रोन है ये लेजर मार रहा है तो ये खेत है आपका, तो मैपिंग कर रहा है कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। आप ड्रोन के थ्रू सीड जो आपको बिया है ना, बीज, इसको आप फैला रहे हो, इसको मतलब कि आप यूज कर रहे हो। तो ये किसान ड्रोन स्कीम तक। उसके बाद क्या पीएम किसान जो भारत सरकार पैसा देती है। ई नाम, ई नाम क्या करता है जो कि दूसरी मंडियों पे क्या भाव चल रहा है, एक इंटीग्रेटेड प्राइस का पता चलता है, ठीक है। ई नाम एक तरीके से जो मंडी है ना, मंडी सिस्टम, उसी को डिजिटलाइज कर दिया इसने, उसी को डिजिटलाइज कर दिया मंडी सिस्टम को। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर क्या कहते हैं मिशन के तहत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में था, ठीक है। नीति आयोग के बारे में आपको छोटा सा जानकारी दे दूं, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। नीति आयोग के बारे में आपको बता दूं, नीति आयोग 2015 में बनता है, रिप्लेस करता है किसको? प्लानिंग कमीशन को, ओके। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो पीएम होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर। इनका दो ट्विन मैंडेट है, सॉरी, ट्विन मैंडेट क्या चीज़ है? पहला, स्टेट के अंदर कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है। कहाँ? विद इन स्टेट, ठीक है, विद इन स्टेट। एंड दूसरा क्या मैंडेट है? टू मॉनिटर SDGs, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज जो हैं कैसे भारत में काम कर रहे हैं इसको मॉनिटर करना है, ओके। कुछ डिफरेंस मैं बता दूं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में, अगर आज लिखने को आ जाए, ठीक है। तो जैसे नीति आयोग है ना, ये नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो कैसे। पहला, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाता है, बॉटम टू टॉप। ये कौन सा होता है? टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड है, ओके। इसका इम्प्लीमेंटेशन रोल भी होता है, मतलब नीति आयोग किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। प्लानिंग कमीशन मेनली एडवाइजरी रोल के लिए माना जाता था, ठीक है, एडवाइजरी रोल का माना जाता था। लिमिटेड स्टेट, सॉरी, इसमें तो मान लीजिए इसमें नीति आयोग में तो स्टेट का से होता है अच्छा खासा। स्टेट आपको पता है राज्य नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में आते हैं, ठीक है। इसमें स्टेट का ज़्यादा कुछ भी हालचाल नहीं था, लिमिटेड क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन था।
ओके, तो ये हो गया, काफ़ी समय चला गया इसी टॉपिक पे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम। हुआ क्या है मेनली कि भारत सरकार ने क्या किया है कि स्कीम को अप्रूव किया है कि भारत में रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है सर, कैसे देंगे? तो इन्होंने एक कॉर्पस बनाया, वो 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ ये इन्वेस्ट करेंगे। ओके, 1 लाख करोड़ प्रमोट करेंगे। इसकी 2 टायर फंडिंग स्कीम होगी। भारत में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है। 2 टायर्ड होगा। पहला लेवल 1, ठीक है, पहला का लेवल 1 एक कस्टोडियन के रूप में इसका देखा जाएगा। क्या? एक बनाया जाएगा स्पेशल पर्पज फंड SPF, जिसके तहत ये पैसा होगा विद इन इसके NRF के तहत। NRF क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, 2023 में बना था। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो NRF के अंदर ये पैसा रखा जाएगा। सेकेंड लेवल क्या था? लेवल 2, ये पैसा एक सेकेंड लेवल फंड मैनेजर के रूप से, जो मतलब एक फंड मैनेजर होगा उसके तहत डिसबर्स्ड होगा। मतलब इसका डिसबर्समेंट की बात है। पैसा लोगों को बांटा जाएगा। बांटा क्या जाएगा? जहाँ इसका इस्तेमाल होना होगा वहाँ पे इसको दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल कैसे करेगा, मतलब कि मोड ऑफ फंडिंग कैसा होगा? इस पैसे का मोड ऑफ फंडिंग मेनली क्या है? लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इक्विटी इन्फ्यूज़न के लिए। इक्विटी इन्फ्यूज़न का मतलब समझ रहे हैं? मतलब इस फंड के तहत कहीं पे किसी शेयर में भारत सरकार अपना हिस्सेदारी ले लेगी। ठीक है, तो अब इन्वेस्टमेंट करो, जो फ़ायदा होगा कुछ भारत सरकार का भी इन्वेस्टमेंट उसमें हिस्सा आने लगेगा। ठीक है, इक्विटी इन्फ्यूज़न के लिए। और साथ ही साथ डीप टेक फंड ऑफ फंड्स में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? एक तरीके से वेंचर फंड टाइप, वेंचर होता है, वेंचर कैपिटल, सॉरी, वेंचर कैपिटल में होता क्या है? इसमें क्या, वेंचर कैपिटल में क्या है? आप मान लीजिए एक कोई पूलिंग, कोई एक जगह है, कोई फर्म है, वो सबसे पैसा इकट्ठा कर रही है। ठीक है, ठीक है, ये वेंचर कैपिटल इसी कहते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म कोई है, अब ये क्या करेगा? ये अपने हिसाब से पैसा लगाएगी जहाँ लगाना होगा। ये पैसे जो ये मान लीजिए ABCD जो ये लोग हैं, ये इन पे भरोसा कर रही है, इस वेंचर कैपिटल फर्म पे, और ये लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फिर जो फायदा होगा एक दूसरे को ये लोग देंगे। तो ये हमसे, इनसे नहीं मतलब है कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ये हमसे इनसे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इनसे मतलब है, वेंचर कैपिटल फंड से। ओके, तो ये है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम जो भारत सरकार लाई है। ओके, एक नया रिपोर्ट आया, G20 रिपोर्ट आया ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी पे। इनके हिसाब से इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई। ठीक है, एक G20 का मेनली जो ग्रुप था, G20 ने एक एक्सपर्ट, देखिए G20 का तो कोई सिक्रेटरीट होता नहीं, पहली बात ये जान लीजिए। इसका कोई हेड ऑफिस या कहीं कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आप सोच लेंगे कि हाँ भाई कोई हेड ऑफिस है, कुछ ऐसा कोई रिपोर्ट निकाल दी, नो, इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है। लेकिन G20 कमीशन रिपोर्ट है, कोई एक कमेटी थी, ठीक है, जिसको कहते हैं G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेटी, जो कि इसको लीड कौन कर रहा था, मतलब इसको लीड कौन कर रहा था? आपके नोबेल लॉरेट हैं, ठीक है, उनको नोबेल मिल चुका है। कौन? जोसेफ स्टिग्लिट्स, इनका नाम भी तो गजब होता है। ठीक है, तो इन दो तीन फाइंडिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना जान लीजिए। पहला जो की रिपोर्ट्स बताया गया, एक मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाए तो ये कहते हैं वेल्थ कंसंट्रेशन हो रहा है। ठीक है, वेल्थ कंसंट्रेशन हो रहा है, सॉरी तो गला खराब हो गया था। वेल्थ कंसंट्रेशन हो रहा है। जो टॉप के, दुनिया की बात कर रहे हैं, जो टॉप के 1% लोग हैं वो 41% ऑफ वेल्थ दुनिया का जो है कैप्चर करके रखे हुए हैं। ठीक है, जितना मतलब 41% ऑफ जितने भी वेल्थ क्रिएट हुआ है 2000 से 2024 तक,
ये दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास चला गया है, ठीक है। लेकिन जो बॉटम के 50% हैं, ठीक है, बॉटम के जो 50% लोग हैं इस वेल्थ का सिर्फ 1% ही पाए हैं, ठीक है। ये पहली फाइंडिंग्स थी। दूसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी? इनके हिसाब से इंडिया स्पेसिफिक की बात हो रही, ये इंडिया स्पेसिफिक बातें हो रही हैं, ओके। जो टॉप 1% है भारत में, टॉप 1% है, इनका जो वेल्थ है ये 62% से बढ़ा है, 62% से बढ़ा है। कब से कब तक? 2000 से लेकर 2024 तक, ठीक है। ये दो मेन डेटा था जो मुझे आपको बताना था। बाकी बहुत से हो सकते हैं, इनइक्वालिटी के कारण हो सकते हैं, उस पर क्या चर्चा करें। बस ये है कि एक होता है ना गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट। बहुत सी चीज़ें जो मैं नए लेक्चर में जो एक नया अलग से जो डिफरेंट बना बताऊंगा, विजुअल लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई शुद्ध भाषा में बोले तो विंटर में होने वाली रेन को कहते हैं, विंटर रेन को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं, नाम क्यों दिया गया? मेनली क्या होता है कि आप ठंडी में ना ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया, आप ठंडी में एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई पानी बरसेगा, लेकिन अचानक पानी बरसता है तो वेस्ट बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है हर जगह पे, उसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेनली कहा गया है। अब ये होता मेनली क्या, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं वो बताऊंगा। बाकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ होल बनता कैसे, ये अलग से भले मैं इसका भी लेक्चर लेके जरूर आऊँगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता कैसे मेनली, इसके बारे में कुछ कीवर्ड जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों था सर? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो आईएमडी है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी ने कहा है कि आने आने वाले समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेन काफ़ी बढ़ सकती है, ठीक है। इसका कारण क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी जानते हैं ना, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और कोल्ड क्या हो, मेनली ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसको टेम्परेट साइक्लोन का एक हिस्सा है, ये टेम्परेट साइक्लोन का एक हिस्सा है जो कि वेस्टर्लीज की वजह से, वेस्टर्ली जेट होता है, वेस्टर्लीज जेट की वजह से आता है विंटर में, ओके। देख रहे हैं ये यहाँ पे आप देखिएगा जी, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सॉरी, ये आ रहा है ना, ये ठीक है। ये हवा ऐसे चलती है ना, तो ये मेडिटेरेनियन सी का जो पानी है ना, इसी को लेके आती है और इंडिया के नॉर्थन रीजन में। देखिए ये इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दो ब्रांच होते हैं, एक साउदर्न ब्रांच होते हैं, एक नॉर्दर्न ब्रांच होते हैं। ये नॉर्दर्न ब्रांच है, ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है, ठीक है। तो साउदर्न ब्रांच जो होता है, ये साउदर्न ब्रांच भारत में रेल लाता है, ठीक है। साउदर्न ब्रांच भारत में रेल लाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव्स, सॉरी, हाँ, इसके जो पॉजिटिव्स क्या है, एग्रीकल्चर, जो रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी मदद करता है। जैसे क्या, गेहूँ हो गया, व्हीट हो गया, सरसों, मस्टर्ड हो गया। तो ये आपको पता है रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? जो ठंडी में बोए जाते हैं, ठंडी में मतलब लगाए जाते हैं, ठीक है, ठंडी यानी विंटर समय में लगाए जाते हैं, वहाँ पे इसको फ़ायदा मिलता है। इसकी वजह से वेदर कंडीशन थोड़ा साफ़ हो जाता है, मतलब जो एयर पोल्यूशन बढ़ा रहता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन जो बढ़ता है वो काफ़ी क्लाउड साफ़ हो जाता है, काफ़ी क्लाउडी मौसम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोजेक्ट चीता, सर ये क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट चीता क्या है? देखिए, चीता आपको पता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल है, माना जाता है। इससे क्या मतलब है? क्या ये तो ये मेट्रो इन सबको पीछे कर देगा जो बुलेट ट्रेन आती है? जी नहीं सर, ये काफ़ी कुछ समय के लिए, मतलब बहुत ही लगभग 2 से 3 मिनट कह सकते हो, बस उतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट टाइम स्पैन में ये लगभग 100 किलोमीटर, जी हाँ सर, लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड ये पकड़ सकती है। आप समझ सकते हैं कितना तेज़ दौड़ता है। वर्ल्ड फास्टेस्ट
एनिमल है। प्रोजेक्ट चीता है क्या? इसे 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, क्योंकि भारत में आपको पता है चीता है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। कब हुए थे सर? 1952 में। ठीक है, तो नामीबिया आप जानते हैं, बोत्सवाना, नामीबिया, ऐसे कई देश हैं। ठीक है, तो वहाँ से चीता भारत में लाए गए थे, सबसे पहले 2022 में लाए गए थे। आपको पता है मोदी जी के बर्थडे पर था 17 सितंबर को। तो ये मध्य प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क और एक गांधी सागर नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था। चीता जो होता है सर, ये जो बिग कैट्स होती हैं, बिग कैट्स क्या होती है मैं आपको बता दूं। 7 टाइप की बिग कैट्स में आती हैं। ठीक है, 7 बिग कैट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप उसको नोट कर लीजिए चाहें तो। पहला होता है लॉयन, दूसरा होता है टाइगर, तीसरा होता है लेपर्ड, चौथा होता है स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड। पांचवा होता है चीता, छठा होता है प्यूमा, सातवां होता है जगुआर। भारत में ये 5 पाए जाते हैं, ये प्यूमा और जगुआर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये 7 बिग कैट्स में ये आती हैं। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ था? 2022 में लॉन्च हुआ था, री इंट्रोडक्शन के लिए चीता को। कहाँ पे? इंडिया में। ओके, ये अच्छा, प्रोजेक्ट चीता जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट, उससे पहला था, सबसे बड़ा था, वर्ल्ड फर्स्ट इंटर कंटिनेंटल, अफ्रीका महाद्वीप से आ रहा है ना भारत में, इंटर कंटिनेंटल लार्ज कॉर्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम था। ठीक है, ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम था चीता का। ओके, तो ये इसके बारे में होगा, प्रोजेक्ट चीता के बारे में जो आपको बताता था। अब मेनली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि फिर से बोत्सवाना से आ रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है सर, इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक आया, काफ़ी लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। कहते हैं 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हुआ था। ठीक है, अर्थक्वेक आने के अब ये तो न्यूज हो गया। अब मेनली बताना कि अर्थक्वेक मेनली आने के कई कारण हो सकते हैं। जो प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, प्लेट कंटिनेंटल प्लेट्स होती हैं, ओसेनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ओसेनिक प्लेट्स होती हैं, ये मेनली 3 जगह की 3 टाइप की बाउंड्री बनती है। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है ट्रांसवर्स। कन्वर्जेंट क्या होती है? मान लीजिए ये प्लेट है ना सर, ये प्लेट है, ये इसके डायरेक्शन देख रहे हैं प्लेट का, ये कन्वर्ज हो रही है। तो एक कोई भारी होगा, कोई एक अंदर चला जाता, मतलब ये टकराने से, यहाँ पे जब टकराहट होती है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है प्लेट। एक होता है ट्रांसवर्स, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब जब प्लेट घूम रही होती है और जब इस बीच में टकराती हैं, यहाँ फॉल्ट लाइन, यहाँ फॉल्ट लाइन बनता है, एक यहाँ फॉल्ट लाइन ये बन रहा है। एक होता है डाइवर्जेंट। आप कहें डाइवर्जेंट से कैसे होता है सर? मैंने डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज हो रहा है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा। कब होगा? ये डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। ओके, इसकी वजह से ये जब ये मैग्मा, जब मोल्टन मैग्मा बनता है, इसके कन्वर्ज होता है कहीं जाके। ठीक है, यहाँ पे इरप्शन, यहाँ पे ज्वालामुखी फटता है जब डाइवर्ज हो रहा है। हाँ, जब डाइवर्जेंट होता है ज्वालामुखी ऐसे फटता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो बीच में गैप बनेगा, तो ज्वालामुखी फटेगा, तो इसके फटने से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो ये फॉल्ट लाइन अर्थक्वेक आने के कारण क्या, मैं वो आपको बता रहा था। ठीक है, और जो कारण होते हैं अर्थक्वेक के, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को नापा जाता है। मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल से नापते हैं और इंटेंसिटी को मर्कैनली स्केल से नापा जाता है। मान लीजिए ये अर्थ है, जहाँ पे ये इवेंट होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं सर? हाइपोसेंटर। ओके,
ओके। और ये जो सबसे पहले, ये क्या कहते हैं, जहाँ पे आता छुआ तो मतलब कि जो सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पे आया हुआ था, मतलब कि जहाँ पे सबसे पहले इम्पैक्ट आता है, जो फर्स्ट इम्पैक्ट आता है, ठीक है सर, उसको क्या कहते हैं, एपी सेंटर। ओके। तो आपके क्या कहते हैं, इसके हिसाब से आप जान सकते हो कि अर्थक्वेक आने का मेन कारण क्या होता है। एक होता है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ओके, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। अब इसके काफ़ी जो इसका स्टैटिक पोर्शन है, मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं इसको बताना चाहता हूँ। स्टैटिक पोर्शन में चले जाएंगे तो काफ़ी समझाना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो मेरे हम उतना ही बताना चाहते हैं आपको जितना यहाँ पे बताया जा सकता है। अलग से अगर आप चाहते हो कि इसका लेक्चर लेके आओ तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि इसी यहीं पे बता दूँ तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो हाइपो सेंटर जहाँ से ये मतलब कि बनता है, एपी सेंटर जहाँ पे पहले इम्पैक्ट आता है सर। ओके, अगर स्पीड धीमी लग रही है तो मैं आपको बता दिया हूँ 2.0 पे इसकी स्पीड को कर लीजिए। पमडम सोलर नेशनल पार्क, पमडम सोलर नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे पहले जान लीजिए, केरला में है। मेनली ये न्यूज में क्यों था मैं आपको बता दूं कि वहाँ की सरकार ने क्या किया है, जो वहाँ का एक इन्वेसिव स्पीसीज था, ऑस्ट्रेलियन, ये जो आप देख रहे हैं न्यूज में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वेटल ट्रीज, ठीक है, इसको हटा दिया गया, इस पार्क से डिलीट कर दिया गया, मतलब रिमूव कर दिया गया, सॉरी। इसलिए जो ये पार्क है ना, ये मॉडल ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का एक शानदार एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज वो होती हैं जो यहाँ के नेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ नेटिव ना होने की वजह से यहाँ की जो नेटिव जो मतलब यहाँ की लोकल तो नहीं है, तो यहाँ जो लोकल स्पीसीज है ना उसको प्रॉब्लम करती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। ओके। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है, जो इससे क्या इम्प्लीकेशन आते हैं, मेनली जो वाटर ट्री, जो ये ऑस्ट्रेलियन वाटर ट्रीज थी ना, ये क्या करती थी, इसकी कैनोपी काफ़ी डेंसिटी हाई थी, कैनोपी काफ़ी ज़्यादा था, मतलब ये काफ़ी घनी होती थी, इसकी हाइट खूब अच्छी थी, खूब अच्छी हाइट होने की वजह खूब घनी होती थी। ऐसे ही घनी होने की वजह से क्या होता था, सनलाइट को ब्लॉक करती है, सनलाइट को जो ब्लॉक करेगी, ठीक है, सनलाइट को ब्लॉक करने से इसको इसके नीचे के जो बाकी ट्रीज जो लोकल्स थे उनको प्रॉब्लम होती थी, पहला। दूसरा, इसका जो लॉन्ग रूट होता था, लॉन्ग रूट्स की वजह से पानी ख़त्म कर दिया पीने के लिए, ठीक है, पहले पानी ख़त्म हो जा रहा है तो बाकी किसी को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो साथ ही साथ ये हाईली फ्लेमेबल होती थी, ठीक है। फ्लेमेबल होने का मतलब क्या सर, इसमें इनमें आग जल्दी लगती थी, तो जल्दी आग लगने की वजह से बाकी स्पीसीज को भी प्रॉब्लम होती थी, वो भी जल के राख हो जाएंगी इन्हीं के साथ साथ। तो ये ऑस्ट्रेलियन वेटल प्लांट जो था इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये कहाँ की नेटिव है, ये मेन ऑस्ट्रेलिया, नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया की नेटिव है। ओके। तो इस सर आज का हमारा करंट अफेयर ख़त्म होता है, डेली करंट अफेयर का ये लेक्चर सीरीज खत्म होता है। कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कुछ गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सही जरूर करूँगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।